अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी टीचर हफ्सा सिद्दीकी और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर अकाउंटिंग पार्टनरशिप रिटायरमेंट। पार्टनरशिप रिटायरमेंट के अंदर हमने 3 मेथड देखे थे कि मुख्तलिफ 3 तरीक़ों से कोई पार्टनर जो है वो कंपनी को छोड़ के रिटायर्ड होके जा सकता है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात करी थी सेल ऑफ इंटरेस्ट, फिर हमने देखा था ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट और हमने थर्ड उसमें देखा था विदड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट। इन तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स क्या होती है, इसके लिए यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी गई है। ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द फर्म आर रीवैल्यूड बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। एनी लॉस और गेन arising on revaluation is distributed among the partners in the profit sharing ratio as mutually agreed upon। होता यह है कि जितने भी कंपनी के अंदर असेट्स होते हैं या फिर कंपनी के अंदर लायबिलिटीज़ होती है, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने कंपनी के अंदर कुछ असेट्स रखे हुए हैं, कुछ लायबिलिटीज़ भी हैं उनके ऊपर। कोई भी पार्टनर जब कंपनी को छोड़ के जा रहा होता है उस वक्त तमाम असेट्स की, तमाम लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन की जाती है। इनके देखा जाता है कि जब हमने कोई चीज़ परचेज़ करी थी तो उसकी क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है, और ये सारा काम हम रिटायरमेंट से पहले पहले करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी किस्म का अगर रीवैल्यूएशन के ऊपर लॉस हुआ है या फिर कोई भी गेन हुआ है, लॉस भी और गेन भी, दोनों सूरतों के अंदर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तमाम तर पार्टनर्स के शेयरिंग रेशो में, या फिर जिस टर्म पे भी आपस में पार्टनर ने एग्री किया हुआ है उस टर्म के ऊपर ये डिवीज़न हो जाता है। ये प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज़ें जो कुछ भी होता है वो रिटायरिंग पार्टनर को भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कि रीवैल्यू कैसे किया जाए और किस तरह से एंट्री की जाए, इस पूरे प्रोसेस को हम रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स कहते हैं। और आपने याद रखना है कि रिटायरमेंट से पहले पहले तमाम असेट्स की, लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन होती है। इसको मज़ीद समझने के लिए मैंने आपकी बुक की ली है प्रॉब्लम नंबर 7। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio 1:1:1, यानी कि तीनों इक्वली शेयर कर रहे हैं। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म स्टूड एज अंडर। अब इसमें मज़ीद A, B और C जो पार्टनर्स हैं इनकी कंपनी की बैलेंस शीट भी दी हुई है और शेयरिंग रेशो बता दिया गया है कि तीनों इक्वली शेयर करते हैं। बैलेंस शीट देख लेते हैं इसकी। बैलेंस शीट के अंदर बताया जा रहा है हमें कि कुछ कैश पड़ा हुआ है इनके पास 30,000 का, रिसीवेबल्स हैं 1,50,000 के, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 1,10,000, इसी तरह लैंड और बिल्डिंग है 8,35,000। दूसरी साइड पर अकाउंट पेबल्स थे 75,000 के, ए का कैपिटल था 3,80,000 का, बी का कैपिटल था 4,20,000 का और सी का कैपिटल था 2,50,000 का। अब अगर दोनों साइड्स को इक्वल कर लेते हैं तो दोनों साइड्स हमारे पास आ जाएगी 11,25,000। अब इसमें मज़ीद कहा जा रहा है कि सी रिटायर्स ऑन द अबव डेट and is paid the amount equal to the book value after making the following adjustments। कुछ adjustments करने के बाद C retired होके जा रहा है। Available cash is paid to him and he is issued a note payable for the balance। हो ये रहा है कि C जब भी रिटायर्ड होके जाएगा तो जो कुछ भी, जितना भी वो क्लेम कर रहा है उसमें से जितना भी कैश अवेलेबल होगा उसको कैश की अदायगी कर दी जाएगी और बाकी जो बचेगा वो एक नोट पेबल की शक्ल में रख दिया जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि कैश कितना पड़ा है लेकिन वो कितना क्लेम कर रहा है। इसके अंदर हम देखेंगे कि पहले हम जितने भी असेट्स हैं या लायबिलिटीज़ हैं उनको रीवैल्यू कर लेते हैं। अब असेट्स अगर आप देखें तो देखिए अकाउंट रिसीवेबल भी है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी है और लैंड और बिल्डिंग भी है। ये 3 चीज़ों के ऊपर हम रीवैल्यूएशन को देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो अकाउंट्स पेबल है। अकाउंट्स पेबल क्योंकि लायबिलिटीज़ होती हैं तो लायबिलिटीज़ को भी रीवैल्यू किया जाता है। इसमें केसेस दिए हुए हैं मुख्तलिफ, इन सबको हम एक ही जगह जर्नल एंट्रीज पास करके रीवैल्यू करेंगे। पहले इसके अंदर कहा जा रहा है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि जितने भी अकाउंट रिसीवेबल हैं कंपनी के उसमें से 10% का रेट हमने डालना है एज अ बैड डेट्स, यानी कि ये वो अमाउंट है जो कि रिसीवेबल में से हम बैड डेट डाल रहे हैं, यानी कि ये अमाउंट हमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सेकेंड, फिर लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। जब रीवैल्यूएशन की गई तो पता चला कि लैंड और बिल्डिंग की कीमत जो जिसमें ख़रीदी थी उसमें कुछ 20% का इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गई है कीमत, ठीक है।
तो सिंपली हम लैंड और बिल्डिंग की कीमत में 20% मालूम कर लेंगे और वो हमें पता चल जाएगा कि रीवैल्यू करने पे कितनी ज़्यादा अमाउंट बढ़ गई। थर्ड केस के अंदर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी रिड्यूस्ड बाय ₹40,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी जो कि कम हो गई है 40,000 की। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कुछ ख़रीदी थी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,10,000 की, लेकिन अब वो कम हो गई है 40,000 रुपये से, यानी कि रिवैल्यूएशन के ऊपर हमें कुछ कमी आ गई है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे समझ लेनी है कि जब भी हमारे पास रीवैल्यूएशन करने के ऊपर असेट्स में इजाफा होता है तो हम ये कहते हैं कि हमें रीवैल्यूएशन के ऊपर गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से अगर हमें पेबल्स यानी कि लायबिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई इजाफा होता है तो वो लॉस कहलाता है। यानी कि पहले अगर मुझे 10,000 रुपये देने थे, अब मुझे अगर इजाफा हो गया तो ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर बैड डेट्स दिए हुए हैं, यानी कि रिसीवेबल्स हमारा सेट था उसमें 10% चले गए, इनके लॉस हो गया। लैंड बिल्डिंग बढ़ गई हमारी, इसका मतलब हमें गेन हो गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी रिड्यूस हो गई, यानी कि ये हमें लॉस हो गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। हमने जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है रिटायरमेंट से पहले और फिर जब रिटायरमेंट को शो कराना है उसमें मतलब रिवैल्यूएशन दिखानी है, फिर रिटायरमेंट शो करानी है और उसके बाद फिर हमने बैलेंस शीट बनानी है। इसके बाद फिर जो इसमें मज़ीद रिक्वायरमेंट्स देनी हैं उसमें आपने सबसे पहले इफ़ेक्ट दिखाना है कि क्या इफ़ेक्ट पड़ा रिवैल्यूएशन के बाद, और सेकेंडली फिर हमें बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार होगा, यानी कि टी अकाउंट्स का बनाना है। थर्ड हमने बैलेंस शीट बनानी है रिटायरमेंट ऑफ सी की। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में मैं सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रीज़ पास कर रही हूँ। जर्नल एंट्रीज़ के अंदर सेम वही काम करेंगे, डेट का, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट का कॉलम। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया 15,000 से, और इसके साथ साथ अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमने क्रेडिट साइड पे ले आए। अगर 1,50,000 का 10% मालूम करें तो बनते हैं 15,000। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि रिवैल्यूएशन हमारा जब भी बढ़ता है, यानी कि हमें एक रिवैल्यूएशन के ऊपर कोई गेन होता है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। जैसे हम सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे, सेम इसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी ट्रीट करते हैं। अगर हमें लॉस होगा तो वो जाएगा डेबिट साइड पे, अगर हमें गेन होगा तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपने देखनी है। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पे अलाउंस फॉर बैड डेट्स थे, जब हमें रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड करना होता है तो उसको हम रखते हैं डेबिट साइड पे, और उसके अगेंस्ट एंट्री होती है बैड डेट्स की। बैड डेट्स को रिकॉर्ड करना होता है तो उसको हम रखते हैं क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये दोनों एंट्रीज़ हमने इस तरह से क्यों की ये मैंने आपको बता दिया। 1,50,000 का सवाल के अंदर हमें अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट दिया हुआ था और 10% उसमें से हमने बैड डेट्स निकालने थे, तो 10% उसके आ गए 15,000। नेक्स्ट हमारे पास आ गई लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर हमें 20% इंक्रीज़ हो गई थी अमाउंट, यानी कि मैंने जितनी की ख़रीदी थी, मैंने ख़रीदी थी 8,35,000 की, उसका मैंने 20% मालूम कर लिया, तो उसका 20% जो है 1,67,000 आ गया। ये अमाउंट सिर्फ वो अमाउंट है जो कि इंक्रीज़ हुई है। मैं यहाँ पे ये हरगिज़ नहीं कह रही कि लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत ये हो गई है, वो बढ़ के, यानी कि 8,35,000 में अगर आप 167 ऐड करेंगे तब वो असल कीमत आएगी। यहाँ सिर्फ मैं इजाफा लिख रही हूँ कि कितना हमें इस लैंड एंड बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट हुआ। इस रिवैल्यूएशन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और देखें यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन के अकाउंट को रखा है क्रेडिट साइड पे, वो इस वजह से क्योंकि मुझे यहाँ पे हुआ था गेन। तो जब भी गेन होगा उसको हम रखेंगे क्रेडिट साइड पे, और लैंड एंड बिल्डिंग क्योंकि हमारा असेट है और असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, इस वजह से इसको हमने डेबिट साइड पे रखा। थर्ड हमसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का कहा गया था कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो गई है 40,000 से। ठीक है, तो 40,000 से रिड्यूस हो गई, इसका मतलब हमें लॉस हो गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा चला जाएगा डेबिट साइड पे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी चली जाएगी क्रेडिट साइड के ऊपर। हमने यहाँ तक अपने डेटा को, जो कुछ भी हमें दिया हुआ था सवाल के अंदर, उसको रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ रिकॉर्ड करने के बाद आपने करना ये है कि हमने देखना है कि हमें कितना गेन हुआ और कितना लॉस हुआ। उसका एक सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने आपको कहा कि जहाँ जहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट होता है वो साइड हमारी चली जाती है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, रिवैल्यूएशन के ऊपर जब भी हमें लॉस होता है
तो वो चला जाता है डेबिट साइड पे। अब आपने करना सिंपली ये है, आपने कैलकुलेटर उठाना है, रीवैल्यूएशन के अकाउंट जो कि क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं, अगर 1 है, 2 हैं, 3 है, जितने भी हैं जो क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं उसको आपने लिखना है, और उसमें से माइनस कर देनी है आपने वो तमाम तर साइड्स जो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट पे लिखे हुए हैं। ठीक है, हमारे केस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग में हम देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन का अकाउंट 1,67,000 क्रेडिट हुआ है, ये मैंने रखा, और इसके बाद मैंने इसमें से माइनस कर दिया 15,000, और इसके साथ साथ मैंने माइनस कर दिया इसके अंदर से 40,000, क्योंकि ये दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे रीवैल्यूएशन के ऊपर लॉस हुआ। तो इन दोनों को मैं 1,67,000 में से माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास बचेगा अमाउंट 1,12,000 का। 1,12,000 को मैंने डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स में इक्वली क्यों? क्योंकि आपको सवाल में याद होगा 1:1:1, तीनों पार्टनर जो हैं वो इक्वली प्रॉफिट और लॉस को शेयर कर रहे हैं। इस वजह से मैंने इसको 1,12,000 को डिवाइड कर दिया, और ये इस तरीके से तीनों पार्टनर्स के कैपिटल आ गए। अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमने सी को रिटायर्ड करना है। हमने रिवैल्यूएशन कर ली है, अब हम सी को कंपनी से रिटायर्ड कर रहे हैं, तो सी अपना जो कुछ भी उसका क्लेम है या जो कुछ भी उसका शेयर बनता है वो अपने साथ लेके जाएगा। तो सी का शेयर हमने यहाँ पे उसको दे देना है। सी का कैपिटल हमने कम कर दिया, जितना भी उसका कैपिटल था उसके अंदर हमने इसके साथ ऐड कर दिया इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट पे जो उसने गेन हासिल किया, इनके 37,334, वो ऐड कर दिया। और सवाल के अंदर कहा गया था कि जितना भी अवेलेबल कैश है वो हमने दे देना है सी को, और बाकी जो कुछ भी पैसे बचते हैं उसके हमने बना देने हैं नोट्स पेएबल। ठीक है, यानी कि कैश हमारे पास जिस कंपनी में पड़ा था 30,000 था वो मैंने दे दिया, और बाकी 2,87,334 में से मैं माइनस कर दूंगी 30,000, तो बचेंगे 2,57,334। ये मैं एक नोट पेएबल की शक्ल में क्रिएट कर दूंगी। नोट पेएबल क्योंकि हमारी लायबिलिटी होती है तो हम इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। सी का कैपिटल ख़त्म कर दिया है हमने, कंपनी के अंदर से डेबिट पे ले गए हैं, कैश ख़त्म हो गया है 30,000 का, नोट पेएबल क्रिएट हो गए हैं। हमने तमाम तरह एंट्रीज़ कर दी हैं, हमने रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड कर लिया है, रिवैल्यूएशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीनों पार्टनर्स के अंदर, और हमने सी को रिटायर्ड भी कर दिया है और इसकी जर्नल एंट्रीज़ हमने पास कर दी हैं। सेकेंड हमारे पास जो कहा गया था उसमें कहा था कि रिवैल्यूएशन का आपने अकाउंट बनाना है, यानी कि टी अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो अब हम चलते हैं रिवैल्यूएशन के टी अकाउंट की तरफ। रिवैल्यूएशन के टी अकाउंट को भी सेम वैसे ही बनाते हैं जैसे बाकी के टी अकाउंट्स बनते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारे कम हुए थे 15,000 रुपये से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी कम हुई थी 40,000 रुपये से, और लैंड और बिल्डिंग के अंदर हमारा इजाफा हुआ था 1,67,000 से, और पार्टनर का कैपिटल कम हो गया था 1,12,000 रुपीज़ से, यानी कि तमाम पार्टनर्स को कैपिटल में डाल दिया था इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को। इस तरह से हमारा ये टोटल टी अकाउंट हमारा बना रिवैल्यूएशन अकाउंट का। नेक्स्ट इसमें रिक्वायरमेंट थी कि बैलेंस शीट बनानी है सी की रिटायरमेंट के बाद, यानी कि अब सी चला गया है, अब हमने इसकी बैलेंस शीट तैयार कर लेनी है। तो सी जब चला गया है तो कैश तो हमारे पास से चला गया, 30,000 कैश था वो चला गया, वो हमने रिमूव कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल्स जिसमें 1,50,000 के थे, और बैड डेट्स हमारे पास जो आए थे वो 15,000 के थे। 15,000 को मैं 1,50,000 में से माइनस कर दूँगी ताकि मैं यहाँ पे शो करा सकूँ, यानी कि बचेंगे 1,35,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी रहेगी 70,000 की, क्योंकि 40,000 माइनस कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई थी 8,35,000 से बढ़ के ये हमारे पास जो गेन हुआ तो उसको ऐड कर दिया। अकाउंट पेबल हमारे पास पहले मौजूद थे 75,000 के, वो एज इट इज़ रहे। नोट पेबल हमारे क्रिएट हो गए क्योंकि अब कंपनी ने सी को अदायगी करनी है, यानी कि कंपनी लायबल हो गई है सी को पे करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कंपनी की बैलेंस शीट बन रही है, सी की रिटायरमेंट के बाद उसको लिखना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पे, तो वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद फिर ए का कैपिटल यहाँ पे आप देख रहे हैं बढ़ा हुआ, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐड किया है रीवैल्यूएशन के ऊपर जो गेन हुआ था, यानी कि 37,333। इसी तरीके से बी का कैपिटल भी आप यहाँ पे बढ़ा हुआ देखेंगे और ये हो जाएगा। इसके बाद मैं दोनों साइड्स को टोटल कर लूँगी, और टोटल करने के बाद हमारी दोनों साइड्स अगर इक्वल आ जाती हैं तो उसका मतलब हमारा बिल्कुल सही सही सी चीज़ें हुई हैं, और अगर किसी किसी का कोई फ़र्क आता है तो उसका मतलब हमने कोई एंट्री गलत की है। तो ये एक सिंपल सा सवाल था जिसके अंदर हमने बात करी रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट की, यानी कि कोई भी कंपनी से रिटायर्ड होके जाता है तो उसको किस तरह से एंटर किया जाता है, और उसमें क्या गेन होता है तो कैसे एंटर करते हैं, लॉस होता है तो कैसे एंटर करते हैं।
उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। एक्सरसाइज के और इस लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आपने हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन या इस ईमेल एड्रेस पे पूछना है। और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।